जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है, आपका चैप्टर 8, जिसका मीनिंग है केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम ना केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ना बेसिकली जो केमिकल रिएक्टिविटी टर्म है वो क्या होती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी का ये मतलब होता है कि हमारे पास ना जो कंपाउंड्स हैं उनमें हमारे पास कितनी ज़्यादा रिएक्ट करने की एबिलिटी है या कितनी ज़्यादा ना पावर है केमिकल कंपाउंड्स के अंदर रिएक्ट करने की। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली ना मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस करना है कि हमारे पास ना जो मेटल्स होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कौन से रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, इस तरह। और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी नेचर क्या है और वो किस तरह के रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो हमने इन चीजों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो आज हमने जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है मेटल्स का। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले मेटल्स की ना डेफिनेशन आ जाती है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? द स्पीशीज विच कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। तो हमें पता है कि हमारे पास मेटल्स कौन सी स्पीशीज होती हैं जो आसानी से पॉजिटिव आयंस बना सकती हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं कि अगर हमारे पास एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाए, यानी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जिसे हम केटाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्पीशी या ऐसे एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयंस आराम से बना सके उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेटल की कैटेगरीज। अब मेटल्स को भी ना पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। तो नंबर 1 हमारे पास है वेरी रिएक्टिव। बहुत रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं ना, जो उनमें हमारे पास आ जाते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के मेटल्स। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उसी तरीके से मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि जो एवरेज रिएक्टिव है, ना इतने ज्यादा है ना इतने कम है, बीच में है। तो उनमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जिंक है, आयरन है, हमारे पास टिन है और लेड है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो हमारे पास ना मेटल्स की हमने जो कैटेगरीज बनाई है ना, वो हमने रिएक्टिविटी के बेस पे बनाई है कि हमारे पास ना जो मेटल्स हैं वो सबसे पहले वेरी रिएक्टिव हैं, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, फिर लीस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स की कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कि हमारे पास जो मेटल्स हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अपीयरेंस किसी चीज की, कि वो हमें नजर किस तरीके की आती है। तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे पास जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में है। तो आपको पता है कि सॉलिड में हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनको अलग करना क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मेटेलिक लस्टर। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना उनमें एक शाइनी अपीयरेंस होती है। जब भी आप किसी मेटल को देखते हो ना तो उसमें एक शाइन आपको नजर आती है, तो उस शाइन को हम क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। तो हमारे पास जो मेटल्स हैं उनमें मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम ना किसी भी मेटल को वायर की फॉर्म में जो है वो वायर की फॉर्म में उसको बना सकते हैं, कि मेटल को फोल्ड हम कर सकते हैं किसी भी शेप में। और डक्टाइल का क्या मतलब होता है? कि मेटल्स को हम शीट्स की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेटल्स जो है वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, यानी मेटल की शीट्स भी बन सकती हैं और वायर्स भी बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर्स। जो मेटल्स होते हैं ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, उनमें से ना इलेक्ट्रिसिटी और हीट आराम से पास कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उनमें फ्री पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाई डेंसिटी।
हमारे जो मेटल्स होते हैं ना उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, या क्योंकि वो सॉलिड्स होते हैं ना, तो उनका जो वेट होगा, जो उनकी डेंसिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हार्ड इन नेचर। हमारे पास जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सॉलिड फॉर्म में है ना तो वो हार्ड भी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ना मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना उनमें हमें तो ये बात पता है ना कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो आयंस बना सकते हैं पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जब भी हमारे पास जो मेटल्स है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, या सोडियम पर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो वो ये क्या है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, यानी कि बेसिक नेचर में है। ऑक्साइड्स की भी टाइप्स होती है ना, कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, ठीक है, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर हैं वो उनमें बेस जैसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो मेटल्स हैं वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो कौन सी ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। अब जो मेटल्स होते हैं ना उनके अंदर पॉजिटिव आयंस बनाने की सलाहियत होती है या पावर होती है। तो इस वजह से ये यानी जो मेटल्स होते हैं ना वो किस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी बॉन्डिंग में जहां आयंस प्रोड्यूस होते हैं या जहां आयंस की क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो ऐसी बॉन्डिंग हमारे पास किन कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो सकती है, आयोनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो हमारे पास जो मेटल्स है वो कौन से कंपाउंड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है शो मेटेलिक बॉन्डिंग। हमारे पास जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो उन आयंस की वजह से ना मेटेलिक बॉन्ड प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो आयंस है वो मेटेलिक बॉन्डिंग भी शो करते हैं, ठीक है, जो मेटल्स हैं। तो ये हमारे पास ना मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारे पास ना जब भी हम किसी मेटल की बात करते हैं ना तो हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम तो सुना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि एक एटम दूसरे जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कितनी हद तक कर सकता है, यानी कि एक एटम के अंदर ना कितनी ताकत है कि वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, एक ऐसी एबिलिटी किसी एटम की कि वो कितने आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के अंदर होती है। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेंड कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ना ग्रुप और पीरियड की अगर बात करें तो उसमें किस तरह इसका जो है वो ट्रेंड है। ग्रुप के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल का, उसमें हमारे पास ना एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं ना, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, एक एबिलिटी पैदा हो जाती है कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी मिली ना बाहर से तो वो एटम को छोड़ के चले जाएंगे, या जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की एबिलिटी बढ़ गई ना जब साइज इंक्रीज हुआ। तो हमारे पास जो ग्रुप है इसीलिए उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसी तरह पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पीरियड है उसमें साइज, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं और उनको आराम से निकलने का जो रास्ता है वो नहीं मिलता। तो इसलिए
जो है इलेक्ट्रॉन आराम से लूज नहीं हो सकते एटम में से, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशन विद आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास ना जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है ना, उसका एक रिलेशनशिप है आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या होती है वो हम पहले समझ लेते हैं। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो हम एक एटम को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है। ठीक है, यानी अगर हमने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना, तो हमें उस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेसिकली क्या है, एक एटम की अपनी एबिलिटी कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा सकता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी की वैल्यू जो हम एटम को देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो आपको अब समझ आ गया होगा। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कैसे, अगर हमारे पास एक एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, ठीक है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज करा सकता है, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी एक एटम को कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि एक एटम जो है वो खुद उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, उसके अंदर ताकत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करा सकता है। ठीक है, तो हमें बाहर से अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी उसको देंगे तो आराम से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें निकल आएगा, हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है अगर ज्यादा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी तरह जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक एटॉमिक साइज पे और एक न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर हमारे पास ना बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा एटम हो ना जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए ना जब एटम का साइज बड़ा होता है। ठीक है, मैं इधर आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये हमारे पास ना एक बड़ा जो है वो एटम है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इधर हमारे पास जो शेल्स होंगे ना, उधर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस से दूर होंगे बड़े वाले एटम में इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर कोई छोटा सा हमारे पास एटम है तो उसके न्यूक्लियस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब होंगे। तो इधर हमारे पास बाहर से जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें थोड़ी देनी पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। लेकिन इधर क्या है, इधर हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो काफी ज्यादा है। इधर जो न्यूक्लियर चार्ज था, हम न्यूक्लियर चार्ज को ZeF से शो करते हैं। तो इधर न्यूक्लियर चार्ज क्या था, ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन्स को उसने पकड़ के रखा हुआ था न्यूक्लियस ने। तो हमारे सॉरी, इधर हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर हैं, तो न्यूक्लियस उनको अपने अट्रैक्शन में नहीं रख सकता। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बाहर से अगर हम थोड़ी सी भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल आएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू न्यूक्लियर चार्ज के साथ होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, और साइज इधर क्या है, लार्ज साइज है एटम का। उसी तरह हमारे पास इधर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, ज्यादा होगा, क्योंकि इधर स्मॉल साइज है एटम का। जो
जो न्यूक्लियस है उसने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा होगा, तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी हमें बाहर से ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैं आपको कह रही थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपस में बहुत जो है वो डीप रिलेशन है। लार्ज साइज वाले केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी ना वो ज्यादा होगी एक एटम में, और स्मॉल साइज के केस में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी वो कम होगी। ठीक है, तो एटम के अंदर एबिलिटी ही नहीं होगी जब उसका स्मॉल साइज होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करवा सके, और लार्ज साइज के अंदर उसके अंदर एबिलिटी ज्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को आराम से लूज करा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास ना मेटल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का थोड़ा सा एक यानी ब्रीफ ओवरव्यू था कि हमारे पास ना ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ना नेक्स्ट जो टेबल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, जो आपके पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का एक टेबल है और एक और भी आपके पास टेबल है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी मेरी वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।